चलिए जी शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, अब तक हमने डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की सेकंड यूनिट में बात की थी कि कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, उनको बनाने के लिए क्या जरूरी होता है, तो ये सब हम बात करेंगे। तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, आज लाइव रिकॉर्डेड है क्लास, तो आप अपना समझते रहिएगा। सारी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा। तो आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, कि स्कूल सब्जेक्ट बनाए कैसे जाते हैं, स्कूल सब्जेक्ट बनाने के पीछे की क्या फिलोसफी काम करती है, क्या रीजन है कि हमें स्कूल में यही सब्जेक्ट पढ़ाया गया, कोई दूसरा क्यों नहीं, और उसके अंदर भी क्या रीजन है कि यही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। तो सबके पीछे ना कुछ सोच रहती है, एक फिलोसफी रहती है, एक मनोविज्ञान रहता है कि यही सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाए। तो हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट क्यों बनाए जाते हैं, कि जो भी हमने नॉलेज और स्किल हम स्कूल में सिखाने वाले हैं बच्चे को, वो इस तरह सिखाया जाए कि वो सोसाइटी में जाकर उसके काम आए। हमारा पहला एम क्या रहता है कि स्कूल सब्जेक्ट या स्कूल करिकुलम, स्कूल एक्टिविटी वो सोसाइटी की नीड के साथ अटैच कर दो, यानी जो सोसाइटी आपसे डिमांड करती है वो स्कूल सब्जेक्ट बना दो। दूसरे वे में देखो तो जो स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाता है वो सोसाइटी में बच्चे के साथ होना चाहिए। अगर दोनों बिल्कुल अलग चले गए तो बच्चे का सवाल क्या आता है, जैसे कई बार आप भी पूछ लेते हो ना कि पढ़ाया क्यों गया, ये कहीं काम तो आया नहीं। तो जहां ये सवाल आ गया कि कहीं काम तो आया नहीं, तो वहां हमने इस प्रिंसिपल को छोड़ दिया कि जो स्कूल का सब्जेक्ट है वो सोसाइटी की नीड के साथ, वो जो नॉलेज, जो ज्ञान हमें मिला है, जो स्किल हमने सीखे हैं, वो सोसाइटी में हमारे काम आए। दूसरी बात क्या है, ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि टीचर भी किसका मेंबर है, सोसाइटी का। बोल सकते हो आप, किसका मेंबर है, सोसाइटी का। और स्टूडेंट भी किसका मेंबर है, सोसाइटी का। तो दोनों की नीड पूरी करना चाहिए स्कूल सब्जेक्ट को। यानी एक टीचर जब पढ़ाए तो उसे लगे कि यार ये तो मुझे भी कुछ समझ में आया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पढ़ा के जाता हूं, तो हो सकता है मेरे उस टाइम के मोमेंट में ऐसी बात निकल जाए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो मेरी लाइफ में भी काम आए, और जो भी स्किल मैं एज ए टीचर सीखूं वो मुझे सोसाइटी में काम आए, और जो भी स्किल आप एज ए लर्नर सीखो वो भी सोसाइटी में काम आए। दोनों के साथ चलेगा ये स्कूल सब्जेक्ट। कोई डाउट इसमें? ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो स्कूल सब्जेक्ट है वो आपकी सामाजिक, आपकी आर्थिक, आपकी राजनीतिक, जितनी भी नीड है आपकी सोसाइटी के अंदर जाने के लिए, वो सारी पूरी करने के लिए बनाए जाते हैं। जो कि सिंपल सी बात, हम बार बार इसको डिस्कस कर भी रहे हैं कि स्कूल सब्जेक्ट का मेन उद्देश्य ये रहता है कि ये इंसान, जो ये बच्चा है छोटा, ये कल को सोसाइटी का एक मेंबर बनेगा, जिम्मेदार नागरिक बनेगा। तो जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जो भी इसे जरूरत है, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, जितनी भी जरूरतें इसकी हो सकती हैं एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो सारी हम क्या करें, पूरी कर दे। किसके जरिए, स्कूल सब्जेक्ट के जरिए। कोई डाउट इस पे? चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्कूल सब्जेक्ट है वो उसका एजुकेशनल कंटेंट कैसा होना चाहिए, जो बच्चे की सोसाइटी की नीड को पूरा करता हो। मतलब अगेन वही बात आएगी कि अगर मैंने कोई स्कूल सब्जेक्ट पढ़ा दिया बच्चे को, जैसे हम बचपन में बहुत सारे ऐसे अपने दिमाग में याद करके देखो, ये साइन थीटा कोस थीटा हम पढ़ते थे ना, तो हमें लगता था यार ये कहाँ काम आए। हालांकि स्पेसिफिक फील्ड में उनकी बहुत जरूरतें हैं, लेकिन अगर एक सामान्य सोसाइटी के मेंबर को ये लगता है कि मेरे तो कहीं काम नहीं आए, तो इसलिए वो उस पर सवाल उठाता है। पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली आपको तब लगती थी मेरे काम नहीं आएगी, पर बाद में क्या लगा, यार ये काम आ गई है। तो अच्छा स्कूल सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो जितना सोसाइटी की नीड को पूरा करेगा। सिंपल सा प्रिंसिपल ये है, जो भी आपने उसके अंदर कंटेंट डाला है वो सोसाइटी की नीड को पूरा करे, बस ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पर्पस क्या हुआ, मेंटेन करना और बढ़ाना किसको, सोसाइटी में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, आर्थिक स्थिति बच्चे की पहले से बेहतर हो जाए। अगर बेहतर नहीं हो पाई तो मेंटेन रहे, डाउन ना जाए। सेम उसकी सारी नीड, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक नीड हो या कोई और सोशल प्रोडक्टिविटी की बात हो, या तो वो पहले से बेहतर हो जाए, अगर बेहतर नहीं हुई तो खराब ना हो। पहला एम तो है बेहतर हो जाए, पर बेहतर नहीं हो पाई तो खराब ना हो, ये हमें ध्यान में रख के चलना पड़ता है जब हम क्या बनाते हैं, स्कूल सब्जेक्ट बनाते हैं। जब स्कूल सब्जेक्ट हमें डिजाइन करना पड़ता है, उसके अंदर का कंटेंट डिजाइन करना पड़ता है, तो ये हमारी सारी जरूरतें होनी चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए। इसलिए मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए स्कूल सब्जेक्ट बनाए जाते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं, कौन सा एक्सपीरियंस, मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी सीखे पर ऐसा सीखे जिसका जीवन में कुछ मीनिंग हो।
आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में पैसा कमा लिया, अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोस्ट पे है। आप उनसे बात करोगे कि भाई साहब खुश हो आप बिल्कुल लाइफ से, तो बोलेंगे कि यार पैसा है, सब कुछ है, पर मीनिंग नहीं मिल रहा है लाइफ का, कोई पर्पस नहीं मिल रहा है लाइफ का कोई। तो ये मीनिंग आपकी लाइफ में होना जरूरी है कि मैं ये जो डेली उठ के सुबह काम करता हूं, जो मेरे अकाउंट में बैलेंस आता है, जो भी मैं दिन भर अपनी जद्दोजहद करता हूं, इसका मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है। जैसे हम शुरू किया था ना हमने कि इंडियन एजुकेशन तो बात इस पे करती है मैं कौन हूं, सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो मीनिंग उसके लाइफ में आ जाए, वो मीनिंग उसको लगे कि हाँ मुझे कुछ पता है, मुझे लाइफ के बारे में पता है, वो मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस उसको दे दे, ये स्कूल सब्जेक्ट है। इसीलिए सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल इशू और फ्यूचर एम, ये तीन चीजें उसमें होती है। यानी जो सोसाइटी में चल रहा है, जो इशू है, और जो फ्यूचर में सोसाइटी को मैं बनाना चाहता हूं, हम जो बनाना चाहते हैं, वो सारी चीजें कहां पे लगाएंगे, स्कूल सब्जेक्ट में। यानी अब के इशू भी हम उसी के जरिए डील करेंगे, और हमें फ्यूचर में कैसी सोसाइटी चाहिए वो भी हम किसके जरिए बनाएंगे, स्कूल सब्जेक्ट के जरिए बनाएंगे। आपने भी देखा होगा ना, जब बचपन में पहली बार बच्चा पढ़ता है कि भारत कैसे आजाद हुआ, कितना बलिदान दिया, या भारत की स्थिति क्या है, तो उससे रिलेट करता है। वहां से उसके माइंड में एक उसका लेकर स्ट्रक्चर बनता है, उसी नजरिए से वो देश को देखता है, उसी नजरिए से वो कानून को देखता है। तो ये सारी चीजें सोसाइटी की नीड भी पूरी करेंगे, उसके इशू को भी डिस्कस करेंगे, और फ्यूचर में कैसी सोसाइटी चाहिए ये भी हम कैसे बनाएंगे, स्कूल सब्जेक्ट के जरिए बनाएंगे। कोई डाउट इसमें जी? तो अब करिकुलम मेकिंग को हम 3 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं अगर पूरा करिकुलम बनाना हो। देखिए वैसे तो ना कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता, मैं अगर बोलूं कि यही एक फॉर्मूला है तो गलत बात है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है तो हम 3 लेवल पर बात करते हैं। पहला क्या है, अगर आप पहले करिकुलम को देखो तो उसे एब्स्ट्रैक्ट करिकुलम बोलते हैं, एक वेग आइडिया, बस दिमाग में एक वेग आइडिया आता है। 3 लेवल पे चलेगी बात। पहले लेवल पे क्या होगा, अमूर्त विचार, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आया जिसमें हम क्या देखेंगे कि हमारी कल्चर और हमारी सोसाइटी को हमें किस तरह का एक लेवल देने की जरूरत है, किस तरह की सोसाइटी डिजाइन करनी है, कौन सी पॉलिसी, कौन सा कानून का संविधान हमें यहाँ पे पढ़ाना है, किस तरह का देश के बारे में बच्चों को कैसी पिक्चर दिखानी है, किस तरह की सोसाइटी की पिक्चर दिखानी है, एक एब्स्ट्रैक्ट करिकुलम तैयार करेंगे। अभी ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बस अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट लेवल पे है, विचार चल रहा है कि ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, ऐसा नहीं कि करिकुलम एक दिन में बन जाता है, बहुत सारे एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, कोई अपना ओपिनियन देता है, दूसरा अपना देता है, किसी का रिजेक्ट होता है, किसी का सेलेक्ट होता है, उसके बाद उसे रीफ्रेम करते हैं। तो पहला लेवल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट करिकुलम, बिल्कुल अमूर्त, वेग जिसे हम कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल अभी मोटा मोटे तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये बनाना चाहिए, ये लगाना चाहिए। कोई डाउट इस पे? इसके बाद क्या है, दूसरा करिकुलम ऐसा है जिसमें टेक्निकल चीजें हम डिस्कस करते हैं। दूसरा लेवल क्या हुआ, टेक्निकल चीजों का। पहले में मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे, हम सब कमेटी के मेंबर है, ये इमेजिन करो हमें करिकुलम बनाना है 8वीं क्लास के लिए, तो हमने पहला काम किया एब्स्ट्रैक्ट करिकुलम। तो मैंने बताया कि यार बच्चों को ना ये बताना चाहिए कि कैसे वो एक नागरिक के तौर पर उसके अधिकार है कि वो अपने ये चीजें कर सकता है, यानी वो शिक्षा ले सकता है, वो उसको स्वतंत्रता का अधिकार बोलने के मामले में है, उसे अपनी जमीन खरीदने के मामले में। हमने ये डिस्कस किया वेग अभी। तो दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, टेक्निकल चीजें उसके अंदर हम डालेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी क्लासरूम में हम एक्सपीरियंस देने वाले हैं स्कूल को, जो भी प्रोग्राम या जो भी हम चलाने वाले हैं, उसमें टेक्निकल चीजें ऐड कर दो। यानी वो एक्सपीरियंस जो हम उसे देने वाले थे उसका टेक्निकल रूप ये दूसरा लेवल होता है। यानी किस संविधान के कौन से संशोधन में ये लिखा है कि बच्चा ये कर सकता है, वो लगा दो वहां पे। किस कहानी के जरिए हम बच्चों को ईमानदारी सिखा सकते हैं, वो लगा दो यहाँ पे। तो ये दूसरा लेवल वो होगा। यहाँ पे हम सिलेबस को थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देंगे। पहले वाला वेग था, या थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाएगा, टेक्निकल चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। और ध्यान में क्या रखेंगे कि बच्चे को कौन से लेवल पर क्या समझ में आता है। 8वीं क्लास का करिकुलम बनाना है तो उसकी लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा। यही सेम चीजें अगर मुझे ग्रेजुएट बच्चे को बतानी है तो मैं टेक्निकल चीजें ज्यादा ऐड कर सकता हूं, मैं ज्यादा स्पेसिफिक हो सकता हूं। तो इस तरह हम इसको दूसरे लेवल पर लेकर जाएंगे। उसके बाद तीसरा क्या है, क्लासरूम करिकुलम। यानी जो भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, फिर उसमें टेक्निकल चीजें ऐड की, अब इसे क्लासरूम के नजरिए से देखना है। किसे क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा तो कौन कौन सी एक्टिविटी लगाऊं, कौन कौन सा एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन सिस्टम लगाऊं, किस तरह की मैं टीचिंग स्ट्रेटेजी इसमें लगा सकता हूं, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में लेके चल सकता हूं,
यहाँ पे क्लासरूम को ध्यान में रखकर चीजें डिजाइन की जाएगी और एक तरह से ये क्या हो जाएगा, एक आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो बच्चे को मिलने वाला है वो यहां से डिसाइड होगा। पहले पे वेग था, दूसरे में टेक्निकल था, तीसरे में वो कहां पर आ गया, क्लासरूम में आ गया। तो क्लासरूम में आ गया तो अब बिल्कुल हम स्पेसिफिक हो गए कि 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाना है तो 8वीं क्लास का बच्चा किस एक्टिविटी के जरिए सीखेगा, टीचर को कौन से एग्जाम्पल देने चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज होगी, ये सारा यहां पर आ जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा एक तरह से। ये बिल्कुल जो इंप्लीमेंटेशन वाली बात है यहां पर वो हो जाएगी कि अब इसे इंप्लीमेंट करना है तो उसके नजरिए से इसको सोचो। कोई डाउट इस पे? आप हाँ बोल सकते हो, जरूरी नहीं कि वीडियो चल रही है तो नहीं बोलनी है, आप हाँ बोल सकते हो। इसके बाद हमें कुछ नीड हमारी रहती है जब हम करिकुलम को रिफ्रेम करते हैं। पहली बात तो रिफ्रेम करना क्यों है, क्योंकि सोसाइटी की नीड बदलती जाती है, सोसाइटी के इश्यू बदलते जाते हैं, हमारे फ्यूचर के एम बदलते जाते हैं। तो एक करिकुलम ऐसा नहीं कि सालों साल चलता रहेगा, 100 साल चलेगा, नहीं, उसे रिफ्रेम करना पड़ेगा। तो कुछ हमारी शैक्षिक जरूरतें होती हैं जो इसे रिफ्रेम कराती है। ये क्या करता है, सबसे पहले तो जो भी आपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस बच्चे को दिया था उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए उसमें भी चेंज आता है डे बाय डे। आपका एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो आज से 20 साल पहले मिला था वो उस सोसाइटी के साथ फिट बैठ रहा था, लेकिन कोविड के बाद सब कुछ टेक्निकल हो गया, ऑनलाइन हो गया, इंटरनेट हमारी लाइफ में आ गया, तो अब हमारा एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो उसके हिसाब से हमारा करिकुलम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को कोडिंग सिखा दो, उन्हें सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सिखा दो, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग सिखा दो, क्या दे दो, पीपीटी से पढ़ा दो, उन्हें ऑनलाइन लेक्चर दे दो। तो उससे क्या होगा कि जो अब की नीड है उसको पूरा करो, पहले जो थी उसे पूरा किया, अब जब समाज बदल गया, नीड बदल गई, करिकुलम भी बदल जाएगा। ट्रेडिशनल करिकुलम क्या है, ट्रेडिशनल करिकुलम तो बहुत कंट्री में रिप्लेस कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि ट्रेडिशनल करिकुलम में उस टाइम की सोसाइटी का जिक्र था, उस टाइम की सोसाइटी की नीड पूरी करता था। लेकिन आज हम प्रोग्रेसिव करिकुलम की बात करते हैं जो फ्यूचर एम को लेकर चलता है। और पहले जो फ्यूचर का जो दायरा था ना, पहले जो चेंज 10 साल में आता था अब वो 1.5-2 साल में आ जाता है क्योंकि इंटरनेट आ गया। आज इंपैक्ट दूसरे कल्चर का हमारे पास बहुत जल्दी आता है। तो ये जो एकदम से चेंज हो रहा है, इसलिए हमें ट्रेडिशनल करिकुलम को छोड़कर ऐसे करिकुलम की बात करनी है जो क्या हो, प्रोग्रेसिव हो, जो आगे बढ़ने की बात करे। और इसमें क्या होगा, जितने भी हमारी सोशल नीड थी, पॉलिटिकल नीड थी, वो रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, दोबारा से बनानी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले जो राजनीति चलती थी वो बिल्कुल अलग थी, आज राजनीति चलती है वो बिल्कुल अलग है। पहले जो राजनीति चलती थी वो न्यूज़पेपर में जो बात आती थी हम उसे ऑथेंटिक मानते थे कि भाई ये लिखा है तो सही होगा। आज हमें पता चल गया कि नहीं, ये पेड भी हो सकता है। आज जितना पॉलिटिकल कोई लीडर है, जितना सोशल मीडिया पे हिट है, उतना चांसेस रहते हैं कि वो पब्लिक में उतनी पॉपुलैरिटी उसकी मिलेगी। तो चेंज हो गया, बदल गया, सारा पैमाना बदल गया सारा। तो वही आपकी उसी हिसाब से करिकुलम भी चेंज हो गया। जितना डिजिटल मार्केटिंग आज अपने उस पे है, पीक पर है, उसका रीजन क्या है, हर किसी को लोगों तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। पहले वो पेड मार्केटिंग दूसरी होती थी, आपके होर्डिंग लगते थे, आज उसी का कन्वर्ट कर दिया, उसी को हमने डिजिटल मार्केटिंग पे। आज आपको फेसबुक पर ऐड दिखता है, आज आपके घर पर बैठकर आपको मार्केटिंग का वो कंटेंट मिल गया, मतलब अब मैं आपके घर तक पहुंच गया। पहले मुझे कहीं दीवार पे लगाना पड़ता था, आज हम आपके घर तक पहुंच गए। तो ये सारा चेंज हो गया। कोई डाउट इसमें? तो यानी बात वही है कि जो जो सोसाइटी में बदलाव आएगा वो बदलाव हमारे करिकुलम में आना चाहिए। जी, सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बच्चे को चेंज होना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स उसके कोशिश को मानना नहीं चाहते। देखो पेरेंट्स को तो हम स्कूल में नहीं ला सकते, लेकिन पेरेंट्स तक पहुंचने का जरिया भी हमारे लिए तो स्टूडेंट ही है ना। देखो स्टूडेंट चेंज होगा ना, आप अपने पेरेंट्स को देखिए, जो आपके पेरेंट्स तब सोचते थे जब आप 5वीं क्लास में हैं और जो अब सोचते हैं जब आप ग्रेजुएट और बीएड में आ गए, उनकी सोच भी तो बदली है ना, वो आपको देख के बदल गई। ऐसा नहीं मैं कहता कि एकदम से कोई बटन है जिससे सब चेंज हो जाएगा, टाइम लगता है। पहले तो मैं चेंज हो जाऊं, मैं अपना लेवल वहां पर ले जाऊं, और फिर पेरेंट्स क्या है, उनका कसूर क्यों नहीं है, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में थे वहां पर वो बिलीफ सिस्टम बिल्कुल काम कर रहा था। आज हम नई सोसाइटी के मेंबर हैं, हमारे नए बिलीफ सिस्टम है, लेकिन इनसे हमारा इंटरेक्शन है, उनका भी नहीं है। आप यहाँ पर आए हो ना, आपके पेरेंट्स नहीं आए, तो एजुकेशनल कंटेंट से सीधा इंटरेक्शन तो आपका है, लेकिन आपके जरिए उनका भी होगा। आप जो यहाँ सीखते हो अगर वो बातें आप घर पे भी बताओगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो चेंज वहां भी आएगा, धीरे धीरे आएगा पर आएगा जरूर। हाँ, वो अलग बात है कि बहुत अच्छे से आता अगर हम कोई पेरेंटिंग का भी प्रोग्राम चला लेते,
अगर हम उनको भी ट्रेनिंग दे देते, जो कि होती है कम लेवल पे होती है, भी बहुत बड़े स्तर पर नहीं होती। हाँ, अगर वो हो जाए तो जल्दी चेंज आ जाएगा, लेकिन चेंज अब भी आएगा आपके जरिए। और सबसे बड़ी बात, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें तो चेंज आ ही गया ना, क्योंकि आप में चेंज आ गया। तो उनको देखकर कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें जो माँ बाप है वो बच्चे के लिए नहीं करते, पोता पोती के लिए कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो चेंज आ रहा है। तो चेंज तो वहां भी आएगा, धीमे से आएगा, धीरे से आएगा। ये बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा होता है कि हमारे बच्चे इस बिगड़ गए, मतलब मोबाइल के फोन देने से या से हो गए, एक टीचर को क्या फेस करना चाहिए, किस तरह से उसको? देखो, मोबाइल का यूज तो अभी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी हो रहा है। मोबाइल ना तो अच्छा है ना बुरा है, ये तो टूल है। इसको कैसे यूज करते हो उससे इसका अच्छाई बुराई पता लगती है। अगर एक बच्चा मोबाइल पर ज्यादा है तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि पेरेंट्स कई बार है ना अपना काम करने के लिए उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये लगा रहे और हम काम करते रहे। तो यहाँ पर बच्चे का कसूर कहां से हुआ? भाई, आप किताब पढ़ोगे, आपके बच्चे किताब पढ़ेंगे। आप मोबाइल पे बैठे रहोगे तो वो भी मोबाइल पे बैठेगा। तो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसका? अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का। आप सख्त हो जाओ, बच्चे को आप दिखाओ, बच्चा तो देख के सीखता है ना। आप किताब पढ़ोगे, बच्चे को भी लगा कि कोई अच्छी चीज है। अब सारा दिन हम भी रील देखेंगे तो बच्चा भी देखेगा। अब हमें लगता है कि मुझे खाना खाना है, ये डिस्टर्ब करेगा, लो पकड़ मोबाइल, रील देख। और आप जाके देखो कहीं भी, अब बाहर जब डिनर करने आप जाते हो, आपको एक दो ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि बच्चा को लगा रखा है, वो रील पे है और वो खाना खा रहा है बस, क्योंकि वो उससे हमें हमें आसानी हो गई, हमें इस टाइम डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो। तो कहीं ना कहीं हम सब कनेक्टेड है, हम एक को दोष नहीं दे सकते, पूरी सोसाइटी का एक इकोसिस्टम काम करता है उसके लिए, नहीं? चलिए जी, आगे क्या है? हमें स्कूल सब्जेक्ट को समझने के लिए कि स्कूल सब्जेक्ट में सोसाइटी के अंदर क्या हो सकता है, उसको समझने के लिए, सोसाइटी की नीड समझने के लिए स्कूल सब्जेक्ट को रिफ्रेम करते रहना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे जानना है कि सोसाइटी में कितना चेंज आया तो कैसे जानूंगा? स्कूल सब्जेक्ट के जरिए जानूंगा। दूसरा भी ठीक है, अगर सोसाइटी में कोई नीड है उसको पूरा करने का टूल भी स्कूल सब्जेक्ट है। जैसे आप छोटे थे तो आप अपने घर जाके बताते थे ना कि आज मैम ने ये बताया है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चेंज आ रहा है ना सोसाइटी में आपके जरिए, और आपके जरिए मतलब स्कूल सब्जेक्ट आप तक पहुंचा और आप वहां तक पहुंचे। तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो भी कल्चरल और हिस्टोरिकल अपनी सोसाइटी की चीजें रहती है वो भी किसके जरिए जानी चाहिए? स्कूल सब्जेक्ट के जरिए जानी चाहिए। जितना बच्चा उन्हें गहराई से पढ़ेगा, जितना अपने इतिहास को पढ़ेगा या अपनी कल्चरल वैल्यूज को पढ़ेगा, उतना बच्चा जाकर वो घर पर बोलेगा, बताएगा, सोसाइटी में चेंज आएगा। तो इसलिए स्कूल सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ आपको एक नॉलेज नहीं देता कि आपको सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम कमाना है, इसके अलावा कल्चरल वैल्यूज भी आपको देता है। इसलिए उसको भी रिफ्रेम करते रहना पड़ेगा हमें टाइम टू टाइम। अदरवाइज क्या होगा, वो करिकुलम जो है, हो सकता है जो नई जनरेशन आपके सामने आके बैठे उनको पता लगे यार ये तो कहीं हो ही नहीं रहा है, चेंज हो गई सोसाइटी। एग्जाम्पल देता हूं आपको, बहुत ही एक मतलब कड़वा एग्जाम्पल है। आज भी हम चार्ट पेपर बनाते हैं, पेपर चार्ट पे बना के लेके जाते हैं। अब आपके स्कूल में किसी ऐसे में नौकरी लग गई जो स्मार्ट क्लासेस से भरा हुआ है, अब आपका चार्ट वहां पे चल ही नहीं रहा है। अब वहां पर आपको स्मार्ट बोर्ड ऑपरेट करना आना चाहिए, वो आपने सीखा ही नहीं है। तो एक तरह से ये है ना गैप। तो ये गैप भी यही पूरा करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सारी चीजों को, इनको हटा के फिर स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पढ़ा दोगे उसे या पढ़ लोगे उससे तो आपके लिए आसान है, जब आप टीचर बन के जाओगे तो इजीली काम हो जाएगा वो। अदरवाइज क्या होगा, जो आपने यहाँ नहीं सीखा वहां सीखना तो पड़ेगा, नौकरी करनी है तो सीखना पड़ेगा। तो बस यही ध्यान रखना है कि बच्चा जब जाए तो उसको हम इतना नॉलेज दे दे कि उसे दोबारा से मेहनत ना करनी पड़े, उस पर नए सिरे से उसको अपनी एनर्जी ना वेस्ट करनी पड़े, उसको यहाँ से सिखा के भेजो। वो अलग बात है, हर बार चेंज आएंगे तो नया नया तो सीखना पड़ेगा उसे, पर आउटडेटेड चीजें उसे ना बताओ, जो अपडेटेड चीजें है वो बताओ। किसके जरिए? करिकुलम के जरिए, स्कूल सब्जेक्ट के जरिए। इसके अलावा और क्या नीड होती है इसकी? अगर मुझे मीनिंगफुल एक्सपीरियंस आपको देना है, जिसके हम बात कर रहे थे कि मीनिंगफुल एजुकेशनल एक्सपीरियंस देना है, कौन देगा उस एक्सपीरियंस को? स्कूल सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? टीचर देगा। तो यानी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी भी बदलेगी फिर उसके हिसाब से। ऐसा नहीं हो सकता कि नए सब्जेक्ट को पुराने तरीके से पढ़ाया जाएगा, फिर वो भी अपडेटेड हो जाएगा तरीका। इसके लिए टीचर को भी अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और उसको भी अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी में सोसाइटी, कल्चर, आज की डिमांड, नीड, इशू और फ्यूचर ओरिएंटेड, इन सब का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, सब्जेक्ट नया आ गया, टीचर की सोच नई उसके अंदर नहीं हुई, तो वो क्या कर रहा है, अभी भी पुराने तरीके से उसे रटवा रहा है बस, या उसकी सिर्फ नोट्स बनवा रहा है, मजा नहीं आएगा। तो यानी टीचिंग के अंदर सब्जेक्ट बदलेगा अगर स्कूल के अंदर, तो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी भी बदल जाएंगी, बदलनी चाहिए।
और अगर आपने नहीं बदली तो फिर वो गलत हो गया, फिर उसका पूरी वैल्यू आप बच्चे को नहीं दे पाओगे। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? अब सब्जेक्ट मैटर की बात करें कि जो सब्जेक्ट आपको मिलता है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई सब्जेक्ट मिला पढ़ाने के लिए, ये सब्जेक्ट अगर मुझे मिला जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसकी भी 3 चीजें होती है। पहला क्या? एकेडमिक कंटेंट नॉलेज, कि मुझे सब्जेक्ट का एकेडमिक नॉलेज हो। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूं तो मुझे हिंदी के बारे में कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, उस विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी में व्याकरण, साहित्य, छायावाद, प्रगतिवाद क्या है, सारा आधुनिक काल क्या, मुझे पता होना चाहिए कंटेंट वाइज। जो भी चैप्टर आपको पढ़ाने आया हूं, मैं तुलसीदास जी को पढ़ाने आया हूं तो उनके बारे में पता हो, उस श्लोक को, उस दोहे को, जो भी पढ़ाने आया हूं उसका मीनिंग मुझे पता हो, भावार्थ पता हो, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया वो पता हो। ये एकेडमिक कंटेंट नॉलेज है जो कि बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। एक सिंपल सा एग्जांपल, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने आ गया पर मुझे अपने आप से नहीं पता कि ये कैसे सोल्व होगा, तो बात खत्म होगी ना। मैं कितना मीठा बोल लूं, कितनी अच्छी क्लास मैनेज कर लूं, एकेडमिक कंटेंट नॉलेज तो होना ही चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये पहली चीज आपकी, पहली कैटेगरी है, इसमें आपको महारती बनना है, महारत हासिल करनी है कि एकेडमिक कंटेंट नॉलेज आपका सही हो। उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटेजी का नॉलेज होना, पढ़ाना कैसे है। देखो दोनों में अंतर है, मुझे पता होना एक बात है, आपको समझाना दूसरी बात है। खुद पढ़ना एक बात है, दूसरों को पढ़ाना दूसरी बात है, अलग बात है। तो जो मुझे पता है मैं उसे डिलीवर कैसे करूं, इसका बड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे डिलीवरी का कितना महत्व है कि अगर मान लीजिए मेरे हाथ में बुलेट है, गोली है, मैं उसे ऐसे फेंक के मारूं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसी को गन में रख के मारूं तो वो मार देगी या किसी जगह से वो निकल जाएगी पार। सेम था कंटेंट, लेकिन उसकी डिलीवरी से चेंज हो गया उसका इंपैक्ट। तो सेम आपका नॉलेज आपने ऐसे ही दे दिया बोरियत में, बिना कोई इंटरेस्ट क्रिएट किए, बिना कोई एग्जांपल ऐड किए, तो वो उतना ही असर करेगा जितना वो बंदूक की गोली दीवार पे मारने से करती है। लेकिन आपने उसे बढ़िया से पैकिंग करके पूरा स्ट्रेटेजी के साथ आपने दिया तो सीधा दिमाग में असर करेगा, बच्चे के एकदम से हिट करेगा, वाह कुछ नया मिला है हमें। तो ये होना चाहिए आपके कंटेंट नॉलेज के बाद स्ट्रेटेजी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। और तीसरा नंबर क्या है? करिकुलर नॉलेज, यानी जो भी आपने पढ़ाया है उसका इंस्ट्रक्शन जो आपने दिया है बच्चे को, उसका इवेल्युएशन कैसे करना है, एक्टिविटी कैसे उसमें डिजाइन करनी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको हटानी है, क्या लगानी है, किस तरह आप उसे ज्यादा अच्छे से डिलीवर कर सकते हो। क्लासरूम में आपने पढ़ाया, डिलीवरी का पार्ट है, उसके बाद असाइनमेंट क्या दूं, प्रोजेक्ट क्या दूं, इवेल्युएट कैसे करूं, इन बच्चों के साथ कैसे मैं और जुड़ूं। देखो जो सब्जेक्ट आपका मिला है, आपको करिकुलर नॉलेज जो मिला है आपको, वो तो ठीक है, वो तो उसकी तो एक लिमिट है, डिलीवरी उसको बहुत बढ़िया बना देगी। लेकिन डिलीवरी के बाद भी कुछ बच गया, उसके आगे व्हाट नेक्स्ट, इसे इंप्लीमेंट कैसे करूं लाइफ में, प्रोजेक्ट क्या बनाऊं, असाइनमेंट क्या बनाऊं, इवेल्युएशन मेरी कैसे होगी, मैं कैसे पता करूंगा कितने बच्चों में से किसने सीखा है, ये इसका पार्ट है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो जो हमने रीफ्रेम किया है, क्या रीफ्रेम किया है, स्कूल सब्जेक्ट, तो उसका पूरा इंपैक्ट हमारे स्टूडेंट को मिलेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यूट्यूब पे जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको लाइव लेक्चर इसमें मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए, सुनने के लिए, धन्यवाद।